आज जब भी मोदी जी का नाम जोड़ा जाएगा ना, भविष्य में आगे जाकर के बच्चे बच्चे याद करेंगे तो हिटलर की फोटो के साथ मोदी की फोटो लगा के देखेंगे लोग कि ये वही तानाशाही शासक था जिसने भारत को बांट दिया, ये वही तानाशाही शासक था जिसने हिंदू मुस्लिम की दीवार खड़ी करके लोगों को लड़वा दिया, ये वही तानाशाही संघ के लोग हैं जिन्होंने सन 47 में भी देश को बांटा था और 2014 के अंदर भी देश को बांटने के लिए गद्दी पे बैठे हैं। आप क्या लगा रहे हो इन लोगों को? वो तो कह रहे हैं एकजुट कर रहे हैं जो हिंदुओं को एकजुट, हिंदुओं को मरवाने वाले लोग ये हैं। आप ये बात बताइए, आज कितने सारे हिंदुओं को कोर्ट मार्शल कर दिया गया, कितने सारे हिंदुओं को पकड़ के आपने देखा होगा अभी योगी जी के राज में होटलों के अंदर घुस करके गुप्ता जी को मार दिया गया, इनकी पुलिस ने मार दिया। ये हिंदुओं के संरक्षक हैं? आप कहाँ से लगा रहे हो? बहन बेटियों को इंसाफ नहीं मिलता इनके राज में, बलात्कारियों को ये छोड़ देते हैं। ये काहे के हिंदू संरक्षक हैं? ये कोई हिंदू संरक्षक नहीं है। इनको ये बात अच्छे से पता है कि अगर हमें देश की राजनीति में जमे रहना है तो हिंदुओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो मुसलमान इनको एक मिला हुआ मोहरा जिसका ये पासा फेंक करके हिंदुओं को लुभाते हैं। और सही मायने में अगर देश में किसी का शोषण हो रहा है तो वो हिंदुओं का ही हो रहा है, सबसे बड़ी मात्रा में हो रहा है कि देश में 17-18% मुस्लिम लोग हैं। उन 17-18% मुसलमानों का डर दिखा दिखा के कि तुम्हें मार देंगे, मार देंगे, मार देंगे, ये मुगलों के वंशज हैं, ये तुम्हें मार देंगे। 80% हिंदुओं का शोषण किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा। भुखमरी के देश में हालात आ चुके हैं, भीख मांगने की नौबत आदमी के पास आ चुकी है। जहाँ लंगर की लाइन देखता है आदमी, वहाँ लाइन में खड़ा होता है कि 2 वक्त की रोटी बचा लूंगा मैं घर की। ये देश के हालात हो चुके हैं और आप कह रहे हो कि देश मजबूत हाथों में है। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया है मोदी जी ने। हाँ, तो ये बड़ी हमारे शर्म की बात है कि देश के अंदर आज हमारा देश 70 साल बना चुका है, आज़ादी के 75 साल बना चुका है। उसके बाद हमारे देश के अंदर जहाँ कांग्रेस के टाइम में आदमी गले में से नोट निकाल के गिनते नहीं सकता था, आज वो आदमी राशन की लाइन में खड़ा हुआ है। ये तो भुखमरी के चिन्ह है मेरे भाई। आप ये बात बताइए, 121 देशों की श्रेणी में 107वें नंबर पे मोदी सरकार ने देश को लाके खड़ा कर दिया, और हम तो बहुत शुक्र है मोदी जी का करते हैं, शुक्राना करते हैं कि कम से कम 107वें नंबर पे भुखमरी पे। इससे ये पता लगता है कम से कम मुट्ठी भर लोग तो रोटी खा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है कि हम लोग नेगेटिव में जाएंगे। 121 देशों की श्रेणी में लोग सोचेंगे भारत को 125वां स्थान दे, 130वां स्थान दे। ये हालात देश के मोदी जी लाके खड़े कर देंगे। आप यहाँ पे माइक लेके जो आप इंटरव्यू ले रहे हो, थोड़े समय बाद आप कहोगे मैं थक गया, मैं 2 रोटी का जुगाड़ कर लूँ, फिर सरदार जी आपका इंटरव्यू लूंगा। वो दिन भी आने वाले, याद रखिए आप। ये आंकड़े सब फर्जी हैं, फर्जी आंकड़े सर जो दिए हैं हंगर इंडेक्स के। बहुत सही बात है, फर्जी आंकड़े। आज बेरोजगारी के आंकड़े बंद कर दिए। इनके गवारों से पूछो, NSO संस्था होती है, नेशनल सर्वे संगठन, जो हमारे देश में यह पता लगाता है कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने हमारे देश में पॉपुलेशन बढ़ गई। इन्होंने वो संस्थाएं खत्म कर दी हैं। आज जो संस्थाएं देश में आंकड़े एकत्र करती थी उनको तुमने खत्म कर दिया, और जो इंटरनेशनल लेवल से आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं वो फर्जी हैं। बड़ी समझदारी वाली बात है मोदी जी की। ये तो बीजेपी ने तो राष्ट्रपति भी बनाया दलित। आप मेरी बात सुनिए, रामनाथ कोविंद जी क्या किया उनके साथ आपको पता है? राम मंदिर की जब ईंट धरी गई थी, जब राम मंदिर का एक बुनियाद रखी गई थी, तो वहाँ पर उनको भी घुसने नहीं दिया गया था। 5 लाख का चंदा तो लिया गया रामनाथ कोविंद जी से, उन्होंने बोला कि मैंने 5 लाख रुपए का चंदा दिया, पर आज उसके बावजूद चंदा लेने के लिए बीजेपी सबसे आगे है। और रामनाथ कोविंद जी का क्या हाल किया? तो पर आज बनाते हैं क्या राष्ट्रपति? आज मेरी बात सुनो, अभी भी इन्होंने एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, दलितों के सम्मान में, आदिवासी के सम्मान में देश में राष्ट्रपति बनाए जा रहे हैं। पर उन राष्ट्रपतियों से हमारा प्रश्न है, क्या आपने दलितों के लिए कुछ किया? क्या आपने आदिवासियों के लिए कुछ किया? इतने मंदिर तोड़ दिए गए, क्षतिग्रस्त कर दिए गए, वहाँ पर आपने कभी आवाज़ उठाई? नहीं उठाई। तो आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज बेशक राष्ट्रपति को बनाया इन्होंने है, पर राष्ट्रपति को चलाने वाले भी यही लोग हैं। आज यही इनकी तानाशाही है। आज देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री के आगे हमारे देश के राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी की तस्वीर मैं आपको दिखा दूंगा, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल होती है। योगी जी के आगे हाथ जोड़ती हुई, अमित शाह के आगे हाथ जोड़ती हुई, नरेंद्र मोदी के आगे हाथ जोड़ती हुई। उन्होंने तो उम्र की सीमाओं को भी लांघ दिया योगी जी ने। और उन्होंने तो ये सोचने की बात है कि इन्होंने सम्मान करना नहीं सीखा। आपने बोला कि दलित को बना दिया, ये कार्यकर्ता की पसंद है। हमने एक एक्सपीरियंस इंसान को अध्यक्ष बनाया है। मैं एक डेलीगेट हूं, मुझे गर्व है। हमने वहां पे जात पात देख करके नहीं बनाया। कांग्रेस पार्टी ने जात पात देख करके उनको नहीं बोला। मैं आज उसका क्या मतलब है, क्योंकि 55 साल का उनका एक ऐसा, आप समझिए, एक ऐसा आंकड़ा रहा है राजनीति में। 9 बार वो विधानसभा इलेक्शन जीते हैं, उसके बाद लोकसभा में गए हैं। एक ऐसा इंसान जो एक जहां पे तानाशाही के पूरे माहौल में भी कांग्रेस पार्टी के प्रचंड को कर्नाटक में लहराता है, तो ऐसे इंसान को समर्थन क्यों नहीं देगा कार्यकर्ता? ये तो बहुत खुशी की बात है कार्यकर्ता के लिए। उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलेगा और उनकी छत्रछाया में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत होगी। सभी पार्टियां दलितों को लेकर चल रही हैं, बाबा साहब को कंधे पर उठाकर चल रही हैं, लेकिन क्या दलितों को वाकई में अधिकार मिल रहे हैं देश में? कहाँ? आपने भी आम आदमी पार्टी का जिक्र किया था, वो प्रश्न रह गया। राजेंद्र पाल गौतम। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, सबसे ज्यादा
तो आम आदमी पार्टी एक सही मायने में धूर्त पार्टी है। एक अगर धोखा देने में किसी पार्टी का इतिहास का अगर खुलासा होगा कभी फ्यूचर में जा करके, तो वो आम आदमी पार्टी का होगा। इन्होंने दलितों का सम्मान नहीं सीखा, इन्होंने तिरस्कार सीखा है। अरे आप ये देखो ना, क्रांतिकारियों से अपने ये भ्रष्टाचारी मनीष सिसोदिया को, सजिंदर जैन को, जो भ्रष्टाचार में लिप्त आदमी, शराब के ठेके खोलने वाले आदमी हैं, उनके लाइसेंस प्रणाली के लिए हज़ारों करोड़ रुपए की कमीशनें खा गए, उनको भगत सिंह से कंपेयर करना, मतलब क्रांतिकारियों का आज इस्तेमाल हो रहा है राजनीति में। आप ये चीज़ को सोचिए कि भगत सिंह, अगर पंजाब में इलेक्शन लड़ना है तो भगत सिंह की तस्वीर को आगे ले आओ, और अगर गांधी जी के यहाँ पे गुजरात में इलेक्शन लड़ना है तो चरखे पे बैठ के फोटो खिंचवाओ। अरे यही बात तो लोगों को समझने की जरूरत है कि आपने कैसे धूर्त आदमी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना रखा है, ऐसे धूर्त आदमी को पंजाब का मुख्यमंत्री बना रखा है, जो दारू पी करके आप हवाई जहाज में चढ़ते हो उनको जर्मनी से नीचे उतार दिया है कि भैया आप यहाँ से उतरो, शराब पी करके आप नहीं चढ़ सकते। तो ये लोगों को सोचने की बात है कि आप किसका नेतृत्व कर रहे हो, आप किनको बना रहे हो। बहुत खुशी की बात है जी, ये लोकतंत्र की जीत हुई है आज लोग कहते थे कि कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार के अलावा कोई और अध्यक्ष नहीं बन सकता। लोग कहते थे कि गांधी परिवार के इर्द गिर्द कांग्रेस पार्टी रहती है, पर आज आपके सामने एक लाइव एग्जांपल है खड़गे जी के रूप में। आज एक 80 साल के एक्सपीरियंस बंदे को कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने का मौका मिला है, और हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत होगी और 2024 का इलेक्शन में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। तो ये खड़गे जी को बहुत बधाइयाँ हैं। आज हम यहाँ पे AICC में उपस्थित हैं, अभी खड़गे जी के घर पर भी होके आए हैं, उनको बधाई दे करके आए हैं। पूरी दिल्ली कांग्रेस की टीम हमारे अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में वहाँ पहुंची थी। तो ये बहुत खुशी का पल है, आज लोकतंत्र का पर्व है ये। आज सही मायने में देखा जाए कि ढोल नगाड़े जो बज रहे हैं, ये किस लिए बज रहे हैं? ये तानाशाही की हार हुई है और लोकतंत्र की जीत हुई है। ये मोदी सरकार को, एक गूंगी बैठी सरकारों के एक नेतृत्व को मैसेज देना है कि तुम्हारे वहाँ पर तो ऐसी किसी को भी उठाया और अध्यक्ष बना दिया। पर कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष हमेशा वही बनता है जिसको हमारे देश का कार्यकर्ता प्यार करता है, और खड़गे जी को लोगों ने अपना समर्पण दिया, प्यार दिया, और ये बहुत बड़ी जीत है। इसको हम बहुत मजबूती से देखते हैं। तो क्या अभी तक कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं था? बिल्कुल लोकतंत्र था, पर जनता को नजर नहीं आता था। जनता कौन सी? जो बीजेपी की जनता, आम आदमी की जनता, जो उनका समर्थन करने वाली जनता, उनको नजर नहीं आता था, उनके कार्यकर्ताओं को नजर नहीं आता था। तो लगातार राहुल गांधी जी को निशाना बनाते थे, सोनिया गांधी जी को निशाना बनाते थे कि इनके पास सिर्फ 2 ही चेहरे हैं। आज एक खड़गे जी का, जिन्होंने आज तक किसी ने नाम नहीं सुना था, मैं आज इतनी छाती ठोक के ये बात छोड़े में कहता हूँ कि हिंदुस्तान की जनता ने खड़गे जी का नाम भी नहीं सुना था, पर एक हिडन चेहरे को आज एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना, क्योंकि जो एक राजनीतिक लोग हैं वो जरूर खड़गे जी को जानते थे, पर अगर आप गली में पूछोगे, आम जनमानस से पूछोगे, तो वो नाम नहीं जानते थे। तो उस एक ऐसे इंसान को, एक ऐसी शख्सियत को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाना, एक वो भी लोकतांत्रिक तरीके से, ये बहुत ही खुशी का पल। एक कच्चे लालच में भारत की जनता को अपना वोट कभी किसी को नहीं देना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं कि जनता को जागरूक होना होगा, राजनीति की समझ लेनी चाहिए, तभी जाकर के ऐसे लोगों को आप समर्थन दो। तो ये एक जनता के लिए भी सोचने का विषय है। केजरीवाल गुजरात जाते हैं, दलित फैमिली को अपने यहाँ लेकर आते हैं, दिल्ली में उनको खाना खिलाते हैं, फ्लैट से छोड़कर गुजरात भी आते हैं। ये देखिए एक स्टंट होता है राजनीति में। आज अभी थोड़े दिन बाद तो आपको पता भी लग जाएगा, उसको टिकट भी दे दी। ये तो अंदर खाते ही नहीं के बंदे होते हैं। हज़ारों की भीड़ में हमें तो कभी माइक नहीं मिलता। आप यहाँ पे आम आदमी का शेयर लगा लो और मैं माइक लेना भी चाहूँ तो मेरे पास माइक नहीं आएगा, क्योंकि लोग डरेंगे, पता नहीं क्या बोल देगा। ये तो प्रोजेक्टेड बंदे होते हैं कि तू हाथ उठाइयो, रैंडमली इसको सिलेक्ट करेंगे और तू वहाँ पे बोलियो कि ऐसे ऐसे आप मेरे घर पे आओ। ये तो ये एक प्रोपोगंडा है, ये प्री प्लान्ड एक कार्रवाई है। लेकिन बाबा साहब की तस्वीर लगाते हैं केजरीवाल जी, हर जगह भगत सिंह की लगाते हैं। मैं आपसे कहना तो चाह रहा हूँ आपसे कि ये भगत सिंह, बाबा साहेब अम्बेडकर, ये लोगों के एक सही मायने में जज्बातों का खिलवाड़ करते हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं। ये भारत के लोगों के जज्बातों से खेल रहे हैं। आज तक बहुत सी राजनीतिक पार्टियां हुई हैं जिन्होंने देश के लिए काम किया है, ये पहली ऐसी पार्टी है जो लोगों के जज्बातों का फ़ायदा उठाती है। तो ये जज्बातों का जो फ़ायदा उठा करके ये जज्बाती राजनीति चल रही है, ये देश के लिए बहुत हानिकारक है। लेकिन जो इस्तीफा ले लिया है राजेंद्र पाल गौतम से, अकेले दलित वो थे कैबिनेट मंत्री दिल्ली में। देखिए मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि आज इस्तीफा लेना आज इनका परमसिद्ध अधिकार बन चुका है, क्योंकि ये सबसे बड़ी डेमोक्रेसी नहीं है इनकी पार्टी में, तानाशाही है। आज केजरीवाल के अलावा उसका कोई अध्यक्ष नहीं है, जबकि इन्होंने अपने जो नियम बनाए थे उसमें बोला था कि बहुत जल्दी अध्यक्ष को बदल देंगे, पर आज केजरीवाल के अलावा कोई मुखौटा ही नहीं है इनके पास में। तो सोचने की बात है कि वही आदमी मुख्यमंत्री भी बनेगा, वही आदमी अध्यक्ष भी बनेगा और पंजाब पुलिस का इस्तेमाल भी करेगा। आप केजरीवाल के घर जाओ दिल्ली में, आप देखोगे वहाँ पर पंजाब पुलिस के सिपाहियों को अपने दरवाजे के आगे खड़ा किया हुआ है। अरे सारे सिपाही तुम अपनी सिक्योरिटी में ले लोगे। आप राघव चड्ढा को देखो, पंजाब पुलिस को दिल्ली में इस्तेमाल कर रहा है। तो ये क्या की समझदारी है? आप ये बात बताओ कि पंजाब की पुलिस जो है वो इन नेताओं को सुरक्षा देने के लिए है। ये वही आदमी जो कहता था कि सुरक्षा तो जनता को चाहिए होती है, हमारे लिए क्या मतलब है। तो और आज पंजाब से स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड बुला रहा है और बोलता है मुझे डर लगता है दिल्ली पुलिस से। ये दिल्ली पुलिस की तौहीन करने वाले लोग हमारे देश के संवैधानिक पद पर बैठे हैं। अब ये सोचने की बात है, इनको लगता है दिल्ली पुलिस मोदी जी के अंडर में आती है, कभी इनका भी कोई तिया पाचा ना हो जाए। तो ये चीज़ समझने की बात है कि आप पंजाब पुलिस का मिसयूज़ कर रहे हो, इस चीज़ के भी हम खिलाफ हैं।
लेकिन राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं पूरे देश में, लेकिन गुजरात को उन्होंने अछूता छोड़ रखा है, हिमाचल प्रदेश को फिलहाल। देखिए, जो रास्ते में आएंगे रूट वही तो करेंगे। अगर अब एक रास्ता मेरे लिए सीधा जा रहा है तो मैं उड़ करके पीछे तो आऊंगा नहीं। रास्ते में नहीं आ रहे हैं गुजरात। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, जो रूट उन्होंने रूट पकड़ा हुआ है उस रूट मैप के अकॉर्डिंग ही तो चलेंगे। तो रूट में गुजरात क्यों नहीं लेकर आए आप? देखिए, आज सोचने की बात यह है कि हम राजनीतिक मुद्दों के द्वारा उसको जोड़ना नहीं चाहते थे यात्रा को। सबसे बड़ी बात, मेरी बात नहीं लड़ोगे? बात सुनिए, ये राजनीतिक मुद्दों की ये यात्रा देश बचाने की यात्रा है। अगर ये राजनीतिक यात्रा होती, चले जाए, बता रहा हूँ, अगर ये राजनीतिक यात्रा होती तो राहुल गांधी जी इस समय आपको हिमाचल में नजर आते, राहुल गांधी जी इस समय आपको गुजरात में नजर आते। 24 की तैयारी है। 24 की तैयारी की बात नहीं है, देश बचाने की तैयारी है, लोकतंत्र बचाने की तैयारी है, तानाशाही को मात देने की तैयारी है। आप ये मत कहो कि इलेक्शन की तैयारी है। आज हमारे देश में जो नफरत का माहौल बन चुका है कि मुसलमानों की दाढ़ी खींची दी जाएगी, सरदारों को खालिस्तानी बता दिया जाएगा, जो हिंदू देशभक्ति की बात करेगा उसको देशद्रोही करार दे दिया जाएगा, ये उन सबको एक करने की लड़ाई है। ये हमारे देश में युवाओं को बचाने की लड़ाई है। हिंदू एक गाँव नहीं बन सकता। आप राष्ट्र की बात कर रहे हो, मैं मोदी जी को, योगी जी को खुला चैलेंज देता हूँ, आप यूपी का एक गाँव उठाओ और उसको आप हिंदू राष्ट्र बना दो कि ये हमारा छोटा सा गांव, ये हिंदू गांव है, और आप वहाँ से पूरा देश चला के दिखा दो। एक सही मायने में एक गांव हिंदू राष्ट्र का एग्जाम्पल लेकर के नहीं चल सकता। आप देश के हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हो, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? बाकी धर्म के लोग कहाँ जाएंगे? इस देश को सभी धर्मों के लोगों ने अपने खून से सींचा है। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और संघ का देश नहीं है। ये मोदी जी को समझने की जरूरत है। ये संघियों का देश नहीं है, ये भारत का देश है। ये हमारे देश है, गांधी का देश है, ये गांधी के विचारों से चलने वाला देश है। ये सावरकर का देश नहीं है कि जहाँ पे माफीनामे चलेंगे। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो इनके बाप हैं वो मस्जिद माथा टेक रहे हैं एक एक वोट पाने के लिए, मुसलमानों को लुभाने के लिए मस्जिद माथा टेक रहे, चद्दर चढ़ा रहे हैं, और इनके बेटे सोशल मीडिया पे भाषण देके, यूट्यूब पे भाषण देके बायकट कर रहे हैं मुसलमानों का। अरे इनके तो डीएनए में फर्क है। आप इनका डीएनए चेक करवाओ। इनको यही नहीं पता हमें किस ओर जाना है। बाप मुस्लिमों की चौखट पे माथा पीट रहे हैं और बेटे जो है मुस्लिमों का बायकट कर रहे हैं। तो ये जो दोहरी रणनीति ये लोग अपना रहे हैं, ये चीज़ सोचने की बात है। इससे ये असर पड़ेगा कि इनका बायकट बहुत जल्दी होगा। अगर देश से किसी का बायकट होगा तो वो संघ का बायकट होगा। एक बार 1948 में आपको पता होगा किन्होंने इन पे लगाया था, पटेल साहब ने इन पे बैन लगाया था। और अब आप देखना थोड़े समय बाद इनकी दोबारा आरएसएस संघ के ऊपर आपको बैन लगता हुआ नजर आएगा। और इस बार बैन कोई राजनीतिक नेता नहीं लगाएगा, भारत की जनता लगाएगी। जहां संघ के दरवाजे के अंदर रहने वाले लोग होंगे वहीं ताला मार दिया जाएगा कि संघियों तुम घर के अंदर चढ़ो, देश में नफरत मत फैलाओ। ये हाल होने वाला है इन संघियों का। लेकिन देश में तो संघियों की सरकार चल रही है, राष्ट्रपति हैं, उनके प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको हल्के में क्यों ले रहे हैं सर आप? हम कहाँ हल्के में ले रहे हैं? अगर हम हल्के में लेते तो मोदी थोड़ी ना होता, योगी थोड़ी ना होता। हम तो हल्के में ले ही नहीं रहे। और ऐसे लोगों को हम हल्के में लेंगे जो नफरत के पुलिंदे हैं, जो देश में नफरत फैलाने वाले लोग हैं, इनको हल्के में नहीं लिया जाता। इन लोगों से सीखा जाता है कि देखो ये कैसे देश में नफरत बांट रहे हैं, इनके देश को कैसे बचाना है। ये तो सीख दे रहे हैं भारत के लोगों को। आपको क्या लगता है कि मोदी जी को आप कभी युगों में याद किया जाएगा? तो आज सोचने की बात यह है कि जो नेशनल मीडिया देखने वाले लोग हैं, जब तक वो आपका सोशल मीडिया नहीं देखेंगे, जब तक वो देश में फेसबुक को, ट्विटर को फॉलो नहीं करेंगे, उनको सच्चाई से रूबरू होने में बहुत तकलीफ होगी। क्योंकि नेशनल मीडिया में तो कुछ दिखाई नहीं जाता। नेशनल मीडिया में तो ये दिखाया जाता है कि मोदी जी के राज में भारत सोने की चिड़िया दोबारा बनने वाला है। मोदी जी के राज में हम लोगों को पंख लगेंगे, हम आकाश में उड़ेंगे। मोदी जी के राज में वो दिन दूर नहीं कि हम सोने के जूते पहनेंगे। मोदी जी के राज में वो दिन दूर नहीं कि दोबारा देसी घी के पीपे घरों के अंदर भर के आएंगे और लंगर में देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। अरे मोदी शासन काल के अंदर देश का विनाश हो चुका है। 2014 के बाद से हमारी अर्थव्यवस्था गड्ढे में खोद के पता नहीं कितनी पिताल लोग में जा चुकी है कि अगर सही मायने में बाल्टी लेके कुएं से पानी निकालते हैं, अगर हम बाल्टी लेके देश की अर्थव्यवस्था को निकालने निकल पड़े तो रस्सी छोटी पड़ जाएगी, अर्थव्यवस्था ऊपर नहीं आएगी। ये हाल है। वित्त मंत्री कह रहे हैं कि रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हो रहा है। हाँ, तो यही तो है, वो लोग हैं। अभी आपको पता है इनकी ट्रेन उड़ गई थी। ये नहीं कहेंगे कि ट्रेन हमारी जो है वो कमजोर थी, कहेंगे भैंस मजबूत हो गई थी। ये उल्टे चलने वाले लोग हैं। आप इनसे समझिए इस बात को कि ये आज सही मायने में हमारे देश में ऐसे ऐसे वित्त मंत्री बिठा दिए गए हैं जिनको ना पैसे की समझ है, ना अर्थव्यवस्था की समझ है। हमें तो उनकी डिग्री पे भी शक होता है। मोदी जी की डिग्री का तो अता पता है नहीं, और वो कहते हैं मैं वित्त मंत्री हूँ, मैंने फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में फाइनेंस कर रखी है, हमने ये पढ़ाइयाँ कर रखी है, हमने PhD ले रखी है इकोनॉमिक्स में। अरे काहे के वित्त मंत्री हैं ये लोग? आप ये बात बताइए। आज सही मायने में हमारे देश के जो वित्त मंत्री थे, जो अर्थशास्त्री थे, वो कांग्रेस के टाइम में लोग थे। आप मेरी बात को समझिए। कांग्रेस के टाइम में मजबूत शासक था, एक शासन था जिनको समझ होती थी कि हमें कौन सी नीति कहाँ बनानी है। आज राहुल गांधी जी जितनी भी नीतियाँ बनाते हैं वो हमारे देश के बड़े बड़े एक ऐसे संगठनों से मिलकर के बनाते हैं जो इकोनॉमिक्स की समझ रखते हैं, फाइनेंस की समझ रखते हैं। मोदी जी की तरह थोड़ी ना बंद कमरा किया, 4 आदमी बैठे, या अडानी तुझे क्या चाहिए ये पॉलिसी ले, साइन मार दिए, अंबानी तुझे क्या चाहिए ये पॉलिसी, चल साइन मार दिए। अब बदले में हवाई जहाज छाड़ खड़े कर दे और मेरा प्रचार के अंदर झंडे लगवा दे। ये अडानी अंबानियों ने तो देश का बेड़ा गर्क किया है, क्योंकि
क्योंकि मोदी चुपचाप गुजरात में बैठा था, उसको भारत की गद्दी पे बिठाने वाले अडानी अंबानी हैं। 10,000 करोड़ रुपए का, आपको बता दूं मैं, 10,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था 2014 का मोदी को मोदी बनाने के लिए, एक ऐसे आदमी को मोदी बनाने के लिए जो बहुत छुपा हुआ था। आज उस 10,000 करोड़ रुपए को इन्वेस्ट किसने किया? अडानी ने किया, अंबानी ने किया। उसी का एहसान उतारते फिर रहे हैं मोदी सरकार। टॉप 10 की लिस्ट में आ गए हैं हमारे देश के वो उद्योगपति। हाँ, तो भारत का इतना बड़ा अमीर देश था, भारत बड़ा काम किया है। क्या कहना चाह रहा हूँ, भारत एक समृद्ध देश था, इतना अमीर देश था, विकासशील देशों से विकसित देशों की श्रेणी में भारत खड़ा हो रहा था। तो भारत की सारी संस्थाएं उठा करके जिस आदमी की गोद में रख दोगे वो तो राजा बन ही जाएगा। आज भारत का 5% भी आपको मिल जाए, आप भी अडानी के बराबर खड़े हो जाओगे। तो आज सारी कंपनियां जो फायदे में चलने वाली हैं, 400 500 करोड़ रुपए की कंपनियां, उनको ये 200 करोड़ रुपए में बेच देते हैं। आज सोचने की बात है, आज तुमसे सरकारी कंपनियां नहीं चलाई जा रही, तुम देश क्या चलाओगे? ठीक है सर, जो बीजेपी की जो हिंदू मुस्लिम की काट क्या है और धर्म की काट क्या है कांग्रेस के पास? धर्म की काट हमारे पास एक ही है कि घर घर जाओ, हमें मीडिया कवर नहीं करती। हम एक ही बात अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं, एक ही बात नेताओं से कहते हैं। राम मंदिर बना रहे हैं। आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, हम सारे कार्यकर्ताओं से, राहुल गांधी जी ने भी निवेदन किया था अपनी हल्ला बोल रैली में कि नेशनल मीडिया अपना धर्म भूल चुकी है। यह धर्म कांग्रेसियों को निभाना पड़ेगा, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को निभाना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। आज हम अपने एरिया के अंदर बड़ी बड़ी डिस्प्ले लगाते हैं बाजारों के बीच में, और उसमें राहुल गांधी जी की यात्रा को दिखाते जैसे आपको एआईसी मुख्यालय के बाहर दिखेगी। हम लोगों को बता रहे हैं कि हमारे नेता क्या कर रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं कि ज़मीन पे हमारा देश किस तरह से बिखर चुका है। उसको मजबूत करने के लिए कांग्रेस के हर कार्यकर्ताओं को लोगों का दरवाजा खड़काना पड़ेगा, तब देश के अंदर बदलाव होगा। और ये बदलाव सिर्फ वोट बैंक के लिए नहीं होगा, ये बदलाव देश को मजबूत करने के लिए होगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।